हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक कवर किया है जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। उसमें हमने राउथ लॉ के कॉन्सेप्ट को ही समझा है। तो आज हम उसी का एक एक्सटेंशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉलिड यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, तभी तो लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, एक्चुअल में जो टॉपिक है ना, ये आगे रिलेट करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यही टॉपिक एक्चुअल में क्या है, RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको जो समझना है या तो आप RLVP समझ के पढ़ सकते हैं या फिर आप ये वाला टॉपिक समझ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही यहीं से आएगा। ठीक है, तो मैं इसी टॉपिक को बोल सकता हूँ क्या, इसी टॉपिक को कह सकता हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RLVP। ठीक है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। आगे हम पढ़ेंगे, काफ़ी डीप में पढ़ने वाले इसको। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक क्या बन गया, अगला टॉपिक हमारा बन गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि हमारे पास जो सॉलिड है ये होगा सॉल्यूट और जो लिक्विड है वो होगा सॉल्वेंट। और जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट नेचर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन। इतनी बातों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट सपोज सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने ले लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर में फर्स्ट एक लिक्विड फिल कर लिया, ये लिक्विड फिल कर लिया, और इसे मैं कह देता हूँ लिक्विड, जो कि क्या है यहाँ पे एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर भी ले लेता हूं मैं, और इस सेकंड कंटेनर में सॉलिड पार्टिकल रखे हुए हैं। इसके पार्टिकल थोड़े मैंने बिग ले लिए ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करते बन जाए। ठीक है, ये है सॉलिड, और ये सॉलिड क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट की तरह बिहेव करने वाला है क्योंकि यही लिक्विड में जाकर डिजॉल्व होगा। समझना एक चीज़, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को हम आपने मिक्स कर दिया, तो मिक्स किए तो दोनों के पार्टिकल्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि दोनों मिक्स हो गए। ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, हमने लिक्विड लिया, सॉलिड लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने क्या बन गया, मिक्स करने के बाद ये बन गया लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, अब देखो जो लिक्विड होता है वो कैसे नेचर का होता है, लिक्विड होता है वोलेटाइल नेचर का। कैसे नेचर का, वोलेटाइल नेचर का। वोलेटाइल नेचर कहने का मतलब अगर हम इस कंटेनर को क्लोज रखें तो ये अपना खुद का एक वेपर जनरेट करेगा और उस वेपर की वजह से प्रेशर आएगा जिसे हम एज्यूम कर सकते हैं वेपर प्रेशर P1 क्लियर है इतनी बात। ये है सॉलिड। अगर ये सॉलिड है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये कैसे नेचर का है, ये एक नॉन वोलेटाइल नेचर का है। ये कभी भी नॉर्मल कंडीशन में वेपर जनरेट नहीं करता है, तो इसको अगर हम क्लोज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो हमको लिक्विड का वेपर प्रेशर एज्यूम कर लिए P1, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। ठीक, अब इन दोनों को जैसे ही हमने मिक्स किया, ये देखिए इसको हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो क्या बना, ये एक लिक्विड सॉल्यूशन बना। और अगर ये कंटेनर भी क्लोज है, हम बात करेंगे क्लोज कंटेनर की, अगर ये कंटेनर क्लोज है तो इस लिक्विड सॉल्यूशन का फिर से क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और उस वेपर की वजह से प्रेशर आएगा। अब बताओ, इसमें दोनों ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इसकी वजह से तो प्रेशर बनेगा ही नहीं, वेपर प्रेशर आएगा ही नहीं, तो पूरा जो वेपर प्रेशर होगा इसकी वजह से होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं क्या,
पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड और यू कैन से कंपोनेंट 1 इज P1। क्लियर है? जैसे आया लिक्विड 1 की वजह से। अब देखो यहां पर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। दोनों ही सब्सटेंस के अपने मोल फ्रैक्शन होंगे। तो लेट्स सपोज यहां पर P1 जो कि क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन मैंने एज्यूम कर लिया x1, और जो सॉल्यूट है हमारा इसका मोल फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया x2। ये किसका है? ये सॉलिड का। सॉलिड मतलब सॉल्यूट है। क्लियर है ना इतनी बातें? अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने वेपर प्रेशर के फैक्टर में देखा था प्योरिटी, इफेक्ट ऑफ प्योरिटी। अब बताओ ये है प्योर लिक्विड और ये बन गया उसका सॉल्यूशन, दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्योर लिक्विड हैज़ हायर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर देन इट्स सॉल्यूशन। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो सिर्फ इसकी वजह से वेपर बन रहा है और ये सॉलिड इसके वेपर को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसके देखो लेयर पे बड़े वाले पार्टिकल दिख रहे हैं, मतलब ये सॉलिड के पार्टिकल हैं और सॉलिड के पार्टिकल इन लिक्विड के पार्टिकल को वेपर बनने से अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसका वेपर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ये रिड्यूस हो गया तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दैट इज P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ P1। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है प्योरिटी का, ड्यू टू प्योरिटी। तो यहाँ पर P1 नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन होगा P1 का। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो ये तो बन गया लिक्विड सॉल्यूशन। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हम राउल्ट का एप्लीकेबल कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से पार्शियल प्रेशर आ रहा है, वो है P1। दैट मीन्स P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1 और इसे हम एक्सटेंड करके लिखेंगे P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट दैट इज x1। ठीक, ये अब हमारे काम का बन गया। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ राउल्ट लॉ भी हमने क्या कर दिया? एप्लीकेबल कर दिया। राउल्ट लॉ को यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है? अब देखो इसके बाद हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलने वाले हैं जिससे हमको RLP कॉन्सेप्ट मिलेगा। हमको एक चीज समझ आ गया कि जो हमारा प्योर लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर लिक्विड बनाने पे रिड्यूस हो गया है। किसकी वजह से? इस सॉलिड की वजह से। इस सॉलिड सॉल्यूट की वजह से इस लिक्विड सॉल्यूशन का क्या हो गया है? वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया है। तो कितना रिड्यूस हुआ है यही हमको जानना है। तो यहां से मैं इसको सेपरेट कर देता हूं और ये हो जाएगा रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और यू कैन से लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है? तो जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर में कितना रिडक्शन हुआ है इसे हम एज्यूम कर लेंगे डेल P। और डेल P रिडक्शन कैसे चेक करेंगे? यहां पर पहले था P1 नॉट और अब क्या बन गया ये P1। तो P1 नॉट माइनस P1 ये है इसका रिडक्शन। अब P1 की वैल्यू हमको मिल चुकी है ना राउल्ट लॉ से, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा डेल P इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। क्लियर है? यहां से देखो P1 नॉट कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? P1 नॉट और ये हो जाएगा 1 माइनस x1। अब बताओ 1 माइनस x1 क्या होता है? 1 माइनस x1 इक्वल टू x2। तो ये बन जाएगा डेल P इक्वल्स टू P1 नॉट इक्वल्स टू x2। समझ आया? ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है ना x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से। ठीक, तो यहाँ पे ये जो मिला है ये हमको मिल गया रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, इतना रिड्यूस हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है? देखो x2 की वजह से। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? डेल P अपॉन P1 नॉट। और एक्चुअल में यही रिप्रेजेंटेशन क्या है?
RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या कहलाएगा, RLVP, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा x2 के इक्वल। क्लियर है, इसी को हम बोलेंगे RLVP, डेल P अपॉन P1 नॉट, यही होगा RLVP। क्लियर है, क्यों कितना रिडक्शन हो रहा है वेपर प्रेशर में विद रिस्पेक्ट टू प्योर लिक्विड। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर या रिडक्शन इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर लिक्विड। क्लियर हुआ, चलो इस वन को मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो ये मिल गया हमको रिलेटिव लोअरिंग का इक्वेशन। अब ये जो रिलेटिव लोअरिंग का इक्वेशन है डेल P अपॉन P1 नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, ये सॉल्यूट है, सॉलिड का है ना मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है x2 क्या है, सॉलिड का, सॉल्यूट का। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारा अगला टॉपिक बनेगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। तो चलिए मैं इधर को इरेज करता हूं और इरेज करके इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करता हूं। नोट कर लीजिए आप। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम फिर से एक्सटेंड करते हैं। इसे मैं फिर से एक बार लिखता हूं। RLVP क्या है, RLVP है हमारे पास डेल P अपॉन P1 नॉट। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये है x2 के इक्वल। और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल P को हम लिख सकते हैं, पहले तो मैं एक बार लिख लेता हूं, डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू, डेल P इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है, देखिए P1 नॉट माइनस P1। तो कभी कभी आपको इसको भी यूज करना पड़ेगा, तो माइंड में रखिएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। और ये किसके इक्वल है, ये है x2 के इक्वल। ठीक, क्या इस x2 को मैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। x2 है तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, यहाँ तक कुछ डाउट। अब देखो यहाँ पर जो N1 है ये क्या है, N1 है लिक्विड का जो हमारा सॉल्वेंट है, तो ये है सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। और N2 क्या है, N2 है सॉलिड का, दैट इज सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन क्या है, काफी कम अमाउंट में है, तो वहां पर जो N2 है ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। मतलब N2 इज, बिकॉज N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1। जो N2 है सॉल्यूट, उसके जो मोल फ्रैक्शन है उसके लिए हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर N1 प्लस N2, मतलब ऑलमोस्ट N2 को आप क्या जीरो एज्यूम कर लो, तो N1 प्लस N2 इन दोनों का जो सम है किसके इक्वल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ N1 के इक्वल होगा। समझ आया, N2 क्या है, लेस देन है N1 से, इसलिए हमने N2 को लगभग जीरो एज्यूम कर लिया। तो N1 प्लस N2 दोनों का सम क्या होगा, N1 के इक्वल होगा। मतलब लेट्स सपोज ये N1 1 लाख है और N2 1 रुपीज़ है, तो 1 लाख में 1 रुपीज़ ऐड करने में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको वैल्यू को सिर्फ N1 के इक्वल एज्यूम कर लिया। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो इसको मैं आगे फिर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, सीधा सीधा यहाँ से देखो ये N2 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे N2 प्लस N1 दोनों का सम मैंने क्या एज्यूम कर लिया, N1, तो ये हो जाएगा N1। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको अगेन पता है, नंबर ऑफ मोल्स को हम मैं इसको अच्छे से इधर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ये N2 है तो N2 हो जाएगा W2 अपॉन M2, मतलब जो सेकंड नंबर का हमारा कंपोनेंट है उसका वेट अपॉन मोलर मास। और ये N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा W1 अपॉन N1। इन दोनों को अगर मैं अच्छे से एक्सटेंड कर दूं तो ये हो जाएगा डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, सीधा सीधा लिखता हूँ इसको मैं, तो ये हो जाएगा W2 और ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये N1 नहीं होगा, ये क्या होगा M1, तो ये हो जाएगा W2 M1 अपॉन W1 M2। ठीक,
और ये एक्चुअल में आया कहाँ से है, ये आया है x2 से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x2। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अब क्लियर है? अगर मैं आपको एक लाइन में इसका इक्वेशन लिख के दूँ तो आप याद रखिएगा इस इक्वेशन को। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन सबको, डेल पी अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इसी को आप लिख सकते हो x2 के इक्वल, और x2 एक्चुअल में इक्वल होता है n2 अपॉन n1। क्यों? क्योंकि n2 की वैल्यू बहुत लेस होती है, तो मैं डायरेक्ट उसको लिख दिया। और इसी को हम लिखेंगे n2 मतलब ऊपर में क्या आ जाएगा W2 और नीचे हो जाएगा m1, फिर ऊपर क्या आ जाएगा ये, सॉरी देखो यहाँ फिर से एक बार, यहाँ पे n2 की वजह से क्या हो जाएगा W2 अपॉन m2, और इस n1 की वजह से क्या हो जाएगा W1, और ऊपर क्या चला जाएगा m1। तो ये एक लाइन में मैंने पूरे इसके फॉर्मूले को लिख दिया, ये इस तरह से। ठीक, अगर आपको सिर्फ ये पता है बस ये, तो आप पूरे फॉर्मूले को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यू कैन से सॉलिड, और यू कैन से नॉन वोलेटाइल पार्टिकल। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। आप नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फिर, या फिर चाहें तो इसी को आप नोट कर सकते हैं।